हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर वर्ड पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस बना रहे थे। हमारा आज का टॉपिक रहेगा जैकोबियन एज। लिटरेरी पीरियड्स के अकॉर्डिंग हमने वीडियो नंबर फर्स्ट के अंदर रेनेसा को डिस्कस किया था। उसके बाद में मेटाफिजिकल पोइट्री, जो कि रेनेसा का एक पार्ट था। अब आज की हमारी क्लास नंबर थर्ड रहेगी जैकोबियन एज। डिटेल के अंदर बिल्कुल शॉर्ट शब्दों के अंदर मैं आपको ये पूरी एज को एक्सप्लेन करूँगा। सिर्फ ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। और हो सके तो नोट्स वगैरह आप बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। जैकोबियन एज, सबसे पहले इम्पोर्टेंट, जब भी कोई आप एजेस पढ़ रहे हो, देखो इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने का तरीका क्या है कि उसकी एजेस को पढ़ा जाए पहले, कि कौन सी एज आई और उस एज में कौन कौन से फेमस पोइट राइटर कौन कौन से हुए, कौन कौन से उनके वर्क इम्पोर्टेंट थे। तो जैकोबियन एज का जो टाइम पीरियड है, मैंने यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दे दिया कि 24 मार्च 1603 टू 27 मार्च 1625। आप चाहो आपको डिटेल के अंदर याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ओनली इतना याद रख लीजिए कि 1603 से लेकर 1625। अब यही टाइम, इस एज को जैकोबियन के लिए ये टाइम क्यों रखा गया, ऐसी क्या चीज़ है कि अब हमने यही टाइम सेलेक्ट किया। इसके लिए समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इससे पहले जो एज थी इंग्लिश लिटरेचर में उसे कहते हैं एलिजाबेथन एज, या फिर हम जिसे शेक्सपियरियन एज के नाम से भी जानते हैं। इंग्लैंड के अंदर जैसे जैसे राजा गद्दी पर बैठते गए, उनके नाम के अकॉर्डिंग बहुत सारी एजेस का नाम है। जैसे कि जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी, 1558 से लेकर 1603 तक, जब इसकी डेथ हो गई तब तक, उस टाइम को हम कहते हैं एलिजाबेथन एज। जो अपनी फर्स्ट वीडियो थी रेनेसा था, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। रेनेसा अपने इंग्लिश में 1558 से लेकर लेट 17th सेंचुरी तक चलेगा, यानी कि लगभग 17वीं शताब्दी के एंड तक, 1699 तक अपने चले जाएंगे। उसी के अंदर वो डिटेल में पढ़ते हैं तो एलिजाबेथन एज आती है। इसकी बात हमने रेनेसा के अंदर भी कर ली थी। अब देखिए, कुछ राइटर एलिजाबेथन एज के थे, वो इसके बाद में जो एज आई जैकोबियन एज, उसके अंदर भी लिखेंगे। क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि 1603 को किसी का जन्म हो गया और उस बंदे ने तभी से लिखना शुरू कर दिया। कुछ बंदा पहले से लिख रहा था, जैसे शेक्सपियर को लगा लो। शेक्सपियर आपकी एलिजाबेथ एज के अंदर भी थे और इसके बाद में जो जैकोबियन एज आई उसके अंदर भी थे, ठीक है। तो सिर्फ इतना याद रखना कि इससे पहले जो एज थी वो थी एलिजाबेथ की एज। जैकोबियन एज जो नाम पड़ा है वो जेम्स फर्स्ट का टाइम पीरियड था, यानी कि इस टाइम पे जो इंग्लैंड का राजा था वो था जेम्स फर्स्ट। तो आप कहोगे सर जेम्स फर्स्ट से जेम्सियन होना चाहिए था, तो जेम्सियन क्यों नहीं है, जैकोबियन क्यों है, इसकी भी मैं बात करूँगा। जब एलिजाबेथ की डेथ हो गई, इंग्लैंड की महारानी की डेथ हो गई, ये एलिजाबेथ फर्स्ट वही है जिसके टाइम पे अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, ठीक है। अपने इधर जहांगीर का टाइम चल रहा था, ठीक है। अकबर का कह दीजिए और जहांगीर का, अकबर का टाइम चल रहा था, क्योंकि इंडिया के अंदर उन्हीं का अंग्रेज एलिजाबेथ के टाइम पे कंपनी बनी थी और कंपनी इंडिया के अंदर आई थी व्यापार करने के लिए। अब वो व्यापारी क्यों बने, क्योंकि वो रेनेसा का टाइम पीरियड, उसकी वीडियो में देखना। तो जब एलिजाबेथ की डेथ होती है 1603 के अंदर, तो अब इंग्लैंड को कोई ना कोई तो राजा चाहिए। तो राजा किसको बनाया जाए, हमें, आप कहोगे सर उसका कोई बेटा होना चाहिए था, उसको बना देते, उसका बेटा होगा। नहीं, एलिजाबेथ ने शादी नहीं की थी, एलिजाबेथ फर्स्ट के नाम से इनको जाना जाता है। तो किसको बुलाया जाए, तो स्कॉटलैंड का राजा था जेम्स फर्स्ट। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, ये सारे यूरोप की कंट्रीज हैं, पास पास में हैं। तो स्कॉटलैंड से एक बंदे को बुलाया गया जिसका नाम था जेम्स सिक्स्थ। तो यही इंग्लैंड के में आकर जेम्स फर्स्ट के नाम से इनको जाना जाता है। अब वो जब एलिजाबेथ की डेथ हुई थी तो
उनकी जो पार्लियामेंट थी वहाँ पर एक बंदा था जिसका नाम था रॉबर्ट सीजिल। उस बंदे ने सलाह दी थी कि रानी के तो कोई संतान नहीं है, तो अपने जो स्कॉटलैंड का राजा है उसको यहाँ पर गद्दी पर बिठा देते हैं। तो इस प्रकार वो स्कॉटलैंड का राजा भी था और इंग्लैंड का राजा भी था। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये आखिर इसको क्यों बुलाया गया। हिस्ट्री देखते हैं, इनके दादा परदादा को देखते हैं कि बात कहाँ से चली थी। हमें पता है कि जब रेनेसां के अंदर पढ़ा था कि इंग्लैंड के अंदर हिस्ट्री में पढ़ते हैं वॉर ऑफ रोजेज हुई थी, जिसके अंदर इंग्लैंड ने स्पेन को हरा दिया था। जब स्पेन को हरा दिया तो इंग्लैंड का राजा बनता है किंग हेनरी सेवन्थ, जो ऊपर नाम है। इस किंग हेनरी सेवन्थ के जो बेटा था उसका नाम था हेनरी एट्थ। हालांकि नाम तो इनके कुछ और होते थे, बट ये जब गद्दी पर बैठते थे ना तो उसी नाम को आगे यूज़ कर लेते थे। जैसे किंग हेनरी सेवन्थ, इसका जो बेटा था नाम चाहे कुछ भी है, बट जो गद्दी पर बैठेगा तो उसका नाम पड़ गया हेनरी एट्थ। क्योंकि देखो इससे पहले हेनरी फर्स्ट भी रहा होगा, फिर हेनरी सेकंड, थर्ड, ऐसे ये चलते आ रहे हैं। ठीक है। एक इसकी बेटी थी हेनरी सेवन्थ की, मार्गरेट ट्यूडर। हमें जानते हैं ट्यूडर डायनेस्टी इंग्लैंड के अंदर आई थी, ये सारी की सारी ट्यूडर डायनेस्टी थी। ये जो पूरे हेनरी वगैरह जितने भी आ रहे हैं, इनका वंश है वो ट्यूडर था। जैसे अपने इंडिया के अंदर वंश चलते हैं ना, मुगल वंश हो गया, ऐसे गुहिल वंश हो गया, तो उस प्रकार उनका जो ट्यूडर डायनेस्टी के नाम से इनको जाना जाता था। तो किंग हेनरी सेवन्थ के एक बेटा जिसका नाम हेनरी एट्थ, एक बेटी मार्गरेट ट्यूडर। तो मार्गरेट ट्यूडर की शादी कर दी गई जेम्स फोर्थ थी, जो कि स्कॉटलैंड का राजा था। तो इधर हेनरी एट्थ के बेटी हुई एलिजाबेथ फर्स्ट, जिसको हमने देखा था, यानी कि जिसका टाइम पीरियड है 1558 से लेकर 1603 तक। तो जब इसी एलिजाबेथ की डेथ होगी, इसके कोई बेटा नहीं था, उधर मार्गरेट, तो ये तो एलिजाबेथ की बुआ होगी ना, एलिजाबेथ की बुआ थी मार्गरेट ट्यूडर, तो बुआ और फुफड़ इसका क्या हो गया, जेम्स फोर्थ। उनका बेटा था जेम्स फिफ्थ। जेम्स फिफ्थ ने शादी की थी मैरी फर्स्ट ने। ठीक है। अब इन दोनों की, जेम्स फिफ्थ की और मैरी फर्स्ट की जो संतान थी वो थी जेम्स सिक्स्थ। इसी जेम्स सिक्स्थ को स्कॉटलैंड के अंदर, तो इसका नंबर 6 था ना, जो स्कॉटलैंड में राजा बन रहे थे, इसे जेम्स फर्स्ट बना होगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। जब इस बंदे को इंग्लैंड के अंदर लाया गया तो इंग्लैंड के अंदर तो जेम्स फर्स्ट ही है ना, इस प्रकार इस नाम का कोई राजा पहले बना नहीं, तो इसलिए इसका नाम इंग्लैंड के अंदर जेम्स फर्स्ट और इसी बंदे का नाम स्कॉटलैंड के अंदर जेम्स सिक्स्थ। इसको समझना जरूरी है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि फिर हम आगे हिस्ट्री में चल पड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद में फिर आगे जो भी एज आती जाएंगी फिर उनके नाम, फिर कौन किसका बेटा था, तो आज से ही इसको तो नोट कर लो, इंग्लैंड की हिस्ट्री। आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका नाम फिर जेम्सियन एज क्यों नहीं पड़ा, जेम्स था तो जेम्सियन क्यों नहीं, क्योंकि जो जेम्स था, जेम्स को लैटिन के अंदर, लैटिन लैंग्वेज के अंदर जकोबस कहा जाता है, तो जकोबस से ही बन गया जकोबियन एज। ठीक है, ये तो एज के नेम से लेकर मैंने आपको बताया। अब चलते हैं कि जकोबियन एज में लिटरेचर की क्या हालात थे। सबसे पहले बात करेंगे ड्रामा की, क्योंकि मेजर जो टाइप था वो ड्रामा ही था। ड्रामा विलियम शेक्सपियर पहले लिख रहे थे, इससे पहले एलिजाबेथन एज के अंदर। ड्रामा के अंदर भी ड्रामा के कुछ टाइप थे, जैसे कि रिवेंज ट्रेजेडी होगी, सिटी कॉमेडी होगी, ट्रेजेडी कॉमेडीज हो गई और मास्कोस हो गई। रिवेंज ट्रेजेडी क्या होती है, जिसके अंदर कोई ना कोई करेक्टर किसी से रिवेंज लेता है, बदला लेता है, उसका नाम रख दिया रिवेंज ट्रेजेडी। सिटी कॉमेडी ऐसी कॉमेडी, सिटी यानी कि शहर की कुछ फनी बातों को लेकर कोई ना कोई कॉमेडी कोई ड्रामा प्ले कर देना। ठीक है, आगे बात करेंगे। और ट्रेजेडिक कॉमेडी वो होती है जिसके अंदर ट्रेजेडी भी थी और कॉमेडी भी थी। अब देखो कॉमेडी का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कोई मजाक की कोई चीज़ें होंगी, उसके अंदर किसी की डेथ वगैरह नहीं होती थी, यानी कि उसका सुखांत एंड जो था वो हैप्पी एंडिंग होती थी। और ट्रेजेडी वो होती है जिसके अंदर जिसका एंड बहुत ही दुखांत होता है, हिंदी के अंदर कहते हैं दुखांतिका और सुखांतिका। ठीक है ना। मॉस्कोस वो नाटक थे, वो ड्रामा थे जिनको या तो किसी न किसी चर्च के अंदर या फिर कोई ना कोई अपने क्या कहते हैं उसे, कोर्ट के अंदर प्ले किया जाता था। तो बात करते हैं रिवेंज ट्रेजेडी की। विलियम शेक्सपियर ने रिवेंज ट्रेजेडी बहुत लिखी हैं।
बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप एक देखना चाहो तो वो है हैमलेट। हैमलेट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा जिन्हें हम कहते हैं। ओके, तो इसके बाद में सिटी कॉमेडी की बात करें, थीम ऑफ सिटी कॉमेडी क्या था? अडल्ट्री और अनहैप्पी मैरिज डेबिट्स और चकलडीड। ये कुछ टॉपिक होते थे, थीम होते थे। जैसे कि अनहैप्पी मैरिज दिखा दी, भाई किसी का मजाक उड़ गया, किसी की पत्नी किसी के साथ भाग गई, किसी के रिलेशन किसी और के साथ बन गए, ये चीज़ें दिखाई जाती थी। ट्रेजेडी कॉमेडीज दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी, इसको मिला के कह दिया ट्रेजेडिक कॉमेडी, क्योंकि पहले ट्रेजेडी लिखी गई फिर कॉमेडी लिखी गई और जैकोबिन एज के अंदर इसको मिक्स कर दिया गया कि कुछ हैप्पी चीज़ें होनी चाहिए और कुछ ट्रेजेडिक चीज़ें होनी चाहिए। ट्रेजेडी कॉमेडी के अंदर बेस्ट एग्जांपल है आपका द फेथफुल शेपर्ड्स बाय फ्लेचर। ये जो नाम आ रहे हैं ये जैकोबिन एज के फेमस पोइट और पोइट ड्रामेटिस्ट प्ले राइट ही हैं, इनको दिमाग में रखना। एक और एग्जांपल है फिलास्टर बाय ब्योमंट और फ्लेचर, ये दोनों ना मिलके लिखते थे, इनका नाम इकट्ठा ही आता है, ब्योमंट और फ्लेचर का। बात करते हैं मॉस्कोस, तो मॉस्को के अंदर सबसे बेस्ट काम किया वो किया था बेन जॉनसन ने, इनके प्लेस को ज़्यादा कोर्ट के अंदर परफॉर्म किया जाता था। अब बात करते हैं पोइट्री की कि जैकोबिन एज में पोइट्री कैसी थी। याद रखना कि हम 1603 से लेकर 1625 के बीच में चीज़ें वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पोइट्री दो प्रकार की थी, एक तो स्पेंसेरियन और दूसरी मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल मैंने पहले ही बात कर ली अपनी वीडियो नंबर जो सेकंड थी कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है। थोड़ा आज फिर दोबारा थोड़ा इसका थोड़े फैक्ट यहाँ से और ले लेंगे। स्पेंसेरियन की बात करते हैं, जो एडमंड स्पेंसर को पोइट फॉलो करते थे, जिन्होंने एडमंड स्पेंसर को फॉलो करते हुए लिखा, वो पोइट्री कहलाती है स्पेंसेरियन स्पेंसेरियन पोइट्री। और मेटाफिजिकल की मैं बात आगे करूँगा। और स्पेंसेरियन के अंदर भी बात करें तो पोइट्री में पोस्टरल, ट्रेजेडी, ट्रेडिशन, नरेटिव पोइट्री, पॉलिटिकल्स, मॉरल, रिलीजियस एलोगरीज, ये इस थीम पर पोइट्री लिखी जाती थी। बात करते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री की। मेटाफिजिकल पोइट्री पहले बात की थी, मेटा मतलब बियॉन्ड और फिजिकल मतलब वर्ड, ऐसे टॉपिक जो इस दुनिया में है ही नहीं, ऐसे टॉपिक पर लिखना जो दुनिया में रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। इसके अंदर मेन नाम आता है, देखो मैंने मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर बात की थी कि मेटाफिजिकल पोइट्री जो वर्ड था वो कॉइनेट किया था सैमुअल जॉनसन ने, और मेटाफिजिक्स जो वर्ड दिया था वो दिया था जॉन ड्राइडन ने, ठीक है। और टी.एस. इलियट का भी नाम इससे जुड़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने आगे चलकर मेटाफिजिकल पोइट्री की प्रेज की थी। सैमुअल जॉनसन और जॉन ड्राइडन ने नेगेटिव सेंस के अंदर ये वर्ड यूज़ किया था इन पोइट्स के लिए, ठीक है। बेस्ट जो एग्जांपल है वो आपका जॉन डन, इसके मेन पोइट थे मेटाफिजिकल पोइट्री के। इनकी पोइम है ए वैलिडिक्शन बाय जॉन डन, ये फेमस है, फ्ली भी है, बाकी कुछ और बातें आगे करेंगे। जैकोबिन एज के कुछ फेमस राइटर्स कुछ और भी थे, जैसे कि फ्रांसिस बैकन जो थे वो एसेज लिखते थे, इन्हें फादर ऑफ एसेज भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपके लिए कि प्रिंस ऑफ एसेज इंग्लिश लिटरेचर में किसे कहा जाता है? ये तो फादर थे, प्रिंस किसे कहा जाता है? प्रिंस ऑफ एसेज इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये एसेज इन्होंने 59 एसेज लिखे थे, काफ़ी बढ़िया, अलग अलग टॉपिक पर आप लोगों ने पढ़े होंगे, ऑन स्टडी, ऑन लव, ऐसे कुछ टॉपिक पर। रॉबर्ट बर्टन, बेन जॉनसन मैं बता दिया कि वो ड्रामा से लिखते थे। जॉर्ज चैंपमैन और ब्योमंट और फ्लेचर दोनों अलग अलग थे, दो थे ये, बट इनका नाम इकट्ठा ही आता है क्योंकि ये मिलके लिखते थे। अब बात करते हैं कि कुछ क्या खास बातें थी लिटरेचर की। हीरोइक कपलेट्स का यूज़ होता था। हीरोइक कपलेट यानी कि दो लाइनों की ऐसी राइम, बेस्ट इसे नाम दिया था हीरोइक कपलेट। वर्ड्स, स्टायर्स, एसेज, स्टायर क्या होता है, ऐसे क्या होता है? एसेज में तो पूरा निबंध होता है, स्टायर यानी कि किसी पर व्यंग करना। बायोग्राफीज लिखी जाने लगी, बायोग्राफी किसी की जीवनी लिखना। ट्रेवलॉग्स लिखे गए, ट्रेवलॉग्स यानी कि ट्रेवल से बना है, जो लोग यात्राएं करते थे वो यात्राएं करते करते लिखते थे, उन्हीं को ट्रेवलॉग्स कहा गया। यात्राएं क्यों करते थे? क्योंकि कॉलोनिकल एक्सपेक्शन उस टाइम पे शुरू हो चुका था 1630 और 1643 के अंदर, ठीक है। आगे चल के ये बढ़ गया था, स्टार्ट यहीं से हुई, यानी कि ये लोग
दूर दूर देशों में जाके अपना व्यापार करने लगे थे। इंडिया के अंदर भी आए थे, हमें पता यूरोपियन आए थे, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। देखिए कॉलोनिकल एक्सपेंशन पर इतना पैसा खर्च किया गया था, 2 लाख पाउंड खर्च किए गए थे ताकि इनको दूसरे देशों में भेजा जा सके, ताकि वो दूसरे देशों में जाके कमाई करके इंग्लैंड को या फिर यूरोप को मुनाफा कमा कर दें। और उन्होंने दिया भी, हमें पता है इंडिया को कैसे उन्होंने लूटा था। देखिए लिटरेचर में एक यहाँ पे जैकोबियन एज में एक बहुत ही फेमस वर्क जो आता है, जो राजा खुद था जेम्स फर्स्ट, उन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन करवाया था और उसे नाम दिया, उसको हम जानते हैं किंग जेम्स बाइबल के नाम से। द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, इस नाम से इंग्लिश के अंदर कोई पूछ ले कि बाइबल का ऑथराइज जो वर्जन है वो कौन सा है, तो जो जेम्स की जो बाइबल है, किंग जेम्स की बाइबल, इन्होंने 14 बंदों को लगाया था बाइबल को ट्रांसलेट करने के लिए। और कितने कब से कब लिखी गई थी, 1607 से लेकर 1611 तक। देखिए अब इसको समराइज करने के लिए थोड़ा जितना कुछ मैंने पढ़ा, क्योंकि जेम्स फर्स्ट थे 1603 के अंदर, ये थे 1603 से लेकर 1625 तक, इसे जैकोबियन एज कहते हैं। देखिए इसके बाद में कौन सी एज आई थी, हमारे आरपीएससी के अंदर वो नहीं है, ठीक है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा ही आगे जो एज आएगी वो न्यू क्लासिकल एज आएगी उसको देखेंगे। बट इसके बाद में कैरोलिन एज आई थी 1625 से लेकर 1649 तक। ये अगर लिटरेचर में देखा जाए तो ये 17th सेंचुरी का लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं, यानी कि 1600 से लेकर 1700 के बीच का। इसमें कुछ एजेस हैं, पहली एज मैंने आपको बता दी जैकोबियन, उसके बाद में कैरोलिन एज आती है, ठीक है। अब जो चीज़ें जितनी शॉर्ट के अंदर पढ़ी थी, अगर आप कोई लिखना चाहते हो नोट्स बनाने के लिए, तो यहाँ पे रिपीट करने के लिए चीज़ें दोबारा मैं पढ़ देता हूँ, फिर कोई नई चीज़ आएगी तो हम उस पर बात करेंगे। अदरवाइज जितनी चीज़ें मैंने पहले बताई है उनको सिर्फ यहाँ पे सेंटेंसेस के अंदर लिख के बता दिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन, जैकोबियन सो कॉल्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड जैकोबस, बताई दिया लैटिन शब्द से निकला है, विच मीन्स जेम्स, एंड उसका नाम था जेम्स इसीलिए दस बिलोंगिंग टू द रेंज ऑफ जेम्स। ये जेम्स फर्स्ट का टाइम पीरियड था 1603 से 1625, तो इस एज का नाम पड़ गया जैकोबियन। लैटिन लैंग्वेज का वर्ड था, इसको नोट रखना, उसका मीनिंग था जैकोबस। ए पीरियड विच लाइक द एलिजाबेथन एज वॉज पर्टिकुलरली रिच इन द लिटरेरी एक्टिविटी। यहाँ पर भी लिटरेरी एक्टिविटी के लिए काफ़ी ये एज रिच एज थी लिटरेचर को लेकर, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें लिखा गया। द किंग हिमसेल्फ पब्लिश्ड 4 बुक्स, राजा ने खुद ने, किंग जेम्स ने 4 बुक्स पब्लिश करवाई थी। 2 ऑन पोइट्री, 2 किताबें पोइट्री पर, ए वर्क ऑन डेमोनोलॉजी पर, एक बुक डेमोनोलॉजी पर, एंड लास्ट जो मैंने आपको बताया था, एंड द फेमस द कंट्रब्लास्ट ऑफ तंबाकू, ये कुछ किताबें खुद पब्लिश करवाई थी। और इसी के साथ याद रखना अपनी बाइबल को। जॉन डन एंड ड्राइडन वर 2 ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ लिरिक पोइट्स ऑफ द पीरियड। लिरिक पोइट में सबसे फेमस नाम किनका आता है, जॉन डन का और ड्राइडन का। जॉन डन वही मेटाफिजिकल पोइट्री वाले, और जॉन ड्राइडन जिन्होंने मेटाफिजिक्स वर्ड यूज़ किया था जॉन डन के लिए। फिर नाम आता है बैकन एंड रॉबर्ट ब्रुटन का, ये बेस्ट नॉन प्रोज राइटर थे, यानी कि ऐसे वगैरह लिखने वाले। इन 1611 वॉज पब्लिश्ड किंग्स ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, इन्हीं के टाइम पे इन्होंने 1611 के अंदर ऑथराइज वर्जन ऑफ बाइबल को पब्लिश करवाया गया। ये प्रोज सेक्शन का वर्क है। अमंग ड्रामेटिस्ट, अगर बात करें ड्रामाटिस्ट की, ड्रामा लिखने वाले, विलियम शेक्सपियर, इन्हें तो शायद आप पक्का ही जानते होंगे। बेन जॉनसन, बियोमंट एंड फ्लेचर, वेबस्टर, टर्मिनर, फोर्ड, मेडिटन्स एंड रोले वर ऑल वेरी एक्टिव, काफ़ी एक्टिव थे। डन एंड ड्राइटन वर 2 ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ द लिरिक पोइट्स ऑफ द पीरियड। ये अपने अपने बात कर ली। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, जेम्स फर्स्ट ऑफ द इंग्लैंड एंड 6th ऑफ द स्कॉटलैंड। याद रखना कि जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड का तो जेम्स फर्स्ट, और यही बंदा स्कॉटलैंड का जेम्स 6th। एक्सटेंडेड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इन 1603। क्वीन एलिजाबेथ डाइड चाइल्डलेस, उसके बच्चा नहीं था, कोई माँ नहीं बनी थी, वो मैरिज उन्होंने नहीं की थी।
That's why her cousin from Scotland was called to be the king of England, क्योंकि इनका कज़न ही था भाई स्कॉटलैंड, क्योंकि इनकी रिश्तेदारी में था ना, बुआ का लड़का ऐसा कुछ था। King James was a Protestant married to be Catholic queen। ये क्या थे, इन्होंने कैथोलिक क्वीन से शादी की थी, तो ये कैथोलिक हो गए। Divine rights of kings proclaimed in 1604 according to its king were the representative of the god and thus answerable to him alone। मतलब कि अपने आप को राजा गॉड के बराबर समझते थे। 47 translators were appointed to write authorized version of Bible in 1611। तो 47, अच्छा 47, मैंने यहाँ पे 14 बोल दिया, सॉरी 47 थी भाई, ठीक है ना। 47 बंदों को लगाया था बाइबल को लिखने के लिए 1611 के अंदर। ए सीरीज ऑफ प्लॉट्स वर इंजीनियरिंग टू डिपेंड्स ऑन हिम। द मोस्ट फेमस ऑफ दीज प्लॉट वर द गन पाउडर प्लॉट। बहुत सारी चीज़ें घटित हुई थी। गन पाउडर प्लॉट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि किंग जेम्स को मारने के लिए गन पाउडर नाम एक एक्टिविटी की, उन्होंने कोई विस्फोट वगैरह करना था बट वो नहीं कर पाए, उनको पकड़ लिया गया, तो ये घटना हुई थी, इसे जानते हैं गन पाउडर प्लॉट। ये पूछ ले कौन सी एज से जुड़ी हुई है, तो वही जैकोबिन एज से इसका संबंध है। इन नवंबर 1605 ए ग्रुप ऑफ रोमन कैथोलिक प्लान टू ब्लो, तो रोमन के जो कैथोलिक थे उन्होंने प्लान किया था टू ब्लो अप द इंग्लिश हाउस पार्लियामेंट, उसको उड़ाने की उन्होंने प्लानिंग की थी, पार्लियामेंट को इंग्लिश हाउस ऑफ पार्लियामेंट को। एट इट्स ओपनिंग बाय द किंग, क्योंकि उसकी ओपनिंग हो रही थी, क्योंकि ये खुद कैथोलिक था ना, भी इन्होंने शादी की थी कैथोलिक क्वीन से। टू क्रिएट ए रोमन कैथोलिक राइजिंग इन द मिडल लैंड ए स्क्योर ए टॉलरेशन ऑफ कैथोलिक्स, मतलब कि काफ़ी बढ़िया उनके, तो कैथोलिक तो बढ़िया था क्योंकि उनका खुद की उनकी चर्च वहाँ पे खुल रहा था। वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स यानी कि षड्यंत्रकारी फ्रांसिस ट्रांसमन बिट्रेड गे फ्लॉक्स, बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया। द लीडर वॉज द डिस्कवर्ड रेडी टू फायर एंड वॉज एग्जीक्यूटेड अलॉन्ग विद द 8 अदर कॉन्स्पिरेटर्स। 8 बंदों के साथ मिलकर गई फोकस, इन्होंने ये प्लानिंग की थी गन पाउडर वाली कि हम राजा को ही उड़ा देंगे, क्योंकि ये कैथोलिक चर्च को यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर एस्टैब्लिश करना चाह रहा था। पोइट्री इन जैकोबिन एज, पोइट्री की बात की जाती है। मेटाफिजिकल पोइट्री वॉज इन्वेंटेड इन दिस एज, तो जैकोबिन एज के अंदर ही मेटाफिजिकल पोइट्री आई थी। क्वेश्चन मेटाफिजिकली जो वाली पोइम वीडियो बनाई थी उसमें पूछा जा सकता है ना कि मेटाफिजिकल पोइट्री कौन सी एज के अंदर इन्वेंट हुई थी, तो जैकोबिन एज। लेट्स टॉक अबाउट इट्स फीचर्स, तो बात करते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री की। हालांकि मैंने मेटाफिजिकल पोइट्री वाली में बात की थी, यहाँ पे आपका एक प्रकार का रिवीजन हो जाएगा अगर आप वीडियो वो देख रखी है, तो नहीं देखी तो भी आपके लिए मेटाफिजिकल पोइट्री वाला टॉपिक यहाँ से क्लियर हो सकता है। डिटेल के अंदर तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, बट यहाँ पे काम चल जाएगा। विलियम ड्रमंड ऑफ हाउथॉर्नलैंड कॉइंड द टर्म मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल वर्ड किसने दिया था, कल भी बात की थी, विलियम ड्रमंड। जॉन ड्राइडन वॉज द फर्स्ट टू यूज दिस टर्म इन द क्रिटिसिज्म ऑफ डन। जब जॉन ड्राइडन ने जॉन डन का क्रिटिसिज्म किया तो उन्होंने मेटाफिजिक्स वर्ड यूज़ किया था जॉन डन के लिए, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए। द टर्म मेटाफिजिकल इज यूजली अप्लाइड टू ए ग्रुप ऑफ 17th century poets who did not belong to school of poetry but were united by the common characteristics of bit inventiveness। तो भाई 17वीं शताब्दी के जो पोइट थे ग्रुप को मेटाफिजिकल पोइट्री उनको ही कहा जाता है मेटाफिजिकल पोइट। ये भैया जिंदा थे, इनको पता नहीं था क्योंकि इनके बाद में जलकर आगे चलकर सैमुअल जॉनसन ने इनके लिए अपनी जो बुक थी, बुक का नेम आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है कि वो बुक कौन सी थी, क्योंकि मेटाफिजिकल पोइट्री में मैंने उसको बताया था। देयर पोइट्री वॉज रिच इन इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी, काफ़ी पढ़े लिखे शोप वाली बातें ये करते थे मेटाफिजिकल पोइट जो थे, यानी कि दूर दूर के फार फैच्ड आइडियाज़ को एक जगह पे कोरिलेट करने की कोशिश करते थे। इट एम्प्लॉयज बोल्ड एंड इंजीनियस कॉन्सीट्स, एक कॉन्सीट का यूज़ करते थे। तो बाकी ये सारा कुछ दोबारा पढ़ रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मेटाफिजिकल पोइट्री पढ़ के आए थे। चलो
लास्ट पॉइंट पढ़ देता हूँ। डन कंपेयर्स द टू लवर्स ऑफ कंपास, जैसे कि डन ने टू लवर को कंपास से कंपेयर किया है। अब लवर को कंपास से कंपेयर करने की क्या तुक की बात है, बट ये दिखाते थे कि हमें नॉलेज ज़्यादा है, हम इस तरीके से भी कंपेरिजन किया जा सकता है। मेटाफिजिकल पोइट्री और उनके फेमस वर्क, जॉन डन, सीधा पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि समझाने वाली बात कुछ है ही नहीं। पोइट का नाम आएगा और उनके फेमस वर्क आएंगे। जॉन डन, हिज इम्पोर्टेंट उनके वर्क, द फ्ली, द सनराइजिंग, ए वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, द कैनोनाइजेशन। बात करते हैं एंड्रयू मार्बल की, द गार्डन टू हिज कोई मिस्ट्रेस, ऑन मिस्टर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, एन हॉरेशन ओड अपॉन क्रम्बल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। जॉर्ज हर्बर्ट, ही इज फेमस फॉर द टेम्पलेट, ये याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। द टेम्पल, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 150 पोएम्स बेस्ड ऑन द कन्वर्सनल स्टाइल, इनमें से द कॉलर, ईस्टर बिंग्स। हेनरी वॉगन पोएट्री इंक्लूड्स एंग्विश, नेगोशिएशंस एंड स्ट्रगल। ही इज फेमस फॉर द रिट्रीट, ये याद रखना, द रिट्रीट। और ऊपर था जॉर्ज का द टेम्पल, द कॉलर और ईस्टर बिंग। ये जो डार्क ब्लैक कर रखे हैं इनको तो पक्का ही अपने दिमाग में रखें। रिचर्ड क्रैशू पोइट्री वॉज वेरी रिलीजियस इन स्टाइल, काफ़ी रिलीजियस ये लिखते थे। स्टेप्स टू द टेम्पल एंड कैरमन ड्यू नास्ट्रो वॉज हिज पोइट्री कलेक्शन विच वॉज फेमस। एक पोइट्री कलेक्शन है दो, स्टेप्स टू टेम्पल एंड कैरमन ड्यू नेस्ट्रो। जॉन वेबस्टर, अगर बात करें ड्रामा की अभी बात की थी हमने पोइट्री की, बात करते हैं ड्रामा के अंदर फेमस कौन थे। तो पहले जॉन वेबस्टर, ही इज़ फेमस फॉर राइटिंग ट्रेजेडीज, इन्होंने ट्रेजेडीज लिखी थी, क्योंकि इसके अंदर ब्लड वगैरह, थंडर वगैरह ये थीम इनके होते थे। ही इज फेमस प्लेस इंक्लूड द डचेस ऑफ माल्फी, द वाइट डेविल, ये दो वही इंपॉर्टेंट है। डचेस ऑफ माल्फी, द वाइट हाउस, रिटन बाय जॉन वेबस्टर, ट्रेजिडिक प्ले, फ्रांसिस बटमन एंड जॉन फ्लेचर। दे बोथ आर नॉन फॉर द प्रोड्यूसिंग ट्रेजिडिक कॉमेडीज, इन्होंने ट्रेजिडिक कॉमेडीज को लिखा। इनके फेमस वर्क हैं फिलास्टर, ए किंग एंड नो किंग, मेड्स ट्रेजिडी। थॉमस मिल्टन, ही इज रिटन सिटी कॉमेडीज, ये सिटी कॉमेडीज लिखते थे। ही इज फेमस फॉर ए गेम एट चेस एंड ए टिकट टू कैच द ओल्ड वन। ये ब्लैक है और राइटर का नाम इनको थोड़ा दिमाग में रखना भाई, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि ये लिखा किसने है या इनका फेमस वर्क कौन सा है। फ्लेचर एंड फिलिप मैसेंजर के, दे बोथ प्रोड्यूस फेमस सोशल कॉमेडीज, ये सोशल कॉमेडीज लिखते थे भाई, जैसे कि ए न्यू वे टू पे द ओल्ड डेबिट्स, ए टिकट टू कैच द ओल्ड वन, द मेड ऑफ ऑनर, रिटन सॉलिडली बाय द फिलिप, ये अकेले फिलिप ने लिखी थी, हालांकि दोनों ज़्यादा मिक्स लिखते थे भाई, फ्लेचर एंड फिलिप। जेम्स शिरले, ही इज इम्पोर्टेंट प्लेस का एक ही फेमस प्ले है, ए लेडी ऑड प्लेजर एंड हेड पार्क। बात करते हैं भाई प्रोज सेक्शन की। प्रोज सेक्शन में लिखने का काम किया फ्रांसिस बैकन ने, फादर ऑफ एसेस कहा जाता है। लॉर्ड चांसलर थे, ये पॉलिटिशियन थे और फिलोसफर थे। ही इज़ द फिफ्थ सन ऑफ द सर, ये फिफ्थ सन थे, ज़्यादा इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एलिजाबेथ के रिश्तेदार थे ये कह लीजिए। बैकन कंपोज हिज फर्स्ट पोलिटिकल मोमेंट्स, ए लेटर टू एडवाइस टू क्वीन एलिजाबेथ के उन्होंने लिखा था। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, नॉर्मन जेम्स फर्स्ट फॉर द ऑथराइज वर्जन ऑफ बाइबल, रॉबर्ट बर्टन एंटोनमी एंड मेलनचली, ये अपने पहले बात कर ली। तो ये थी भाई अपनी आज की वीडियो, मैं अपने जैकोबिन एज को लेकर। आगे अपनी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी न्यू क्लासिकल एज, क्लास नंबर 4 रहेगी। देखो मैं डिटेल के अंदर तो नहीं, बट समराइज करने के लिए आपको ये वीडियोस दे रहा हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय।